कि जिससे आप ये बता सकें कि देखो अनपढ़ माँ बाप का बेटा भी देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकता है, जो अपनी क्लास में सबसे पहले JRF क्वालिफाई कर सकता है, और वो सिर्फ भारत में नहीं दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में भी पढ़ा सकता है जिसके माँ बाप अनपढ़ थे। तो ये बात अपने बच्चों को बताएं कि वो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, कोई भी सफलता बड़ी नहीं है, पूरा आसमान उन बच्चों के लिए खुला हुआ है। एक बात और कहना चाह रहा हूं शिक्षा के बारे में। जब आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो अक्सर हर किसी का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। तो अक्सर हमारे जैसे बहुत सारे लोग हमारे इलाके में आजकल जो सोचते हैं कि टीचर बन जाए, खासतौर पे लड़कियों को टीचर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आसपास पोस्टिंग हो जाएगी, बहुत आसान जॉब है, कोई ऐसा जॉब नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा बनाओ, छोटा लक्ष्य मत बनाओ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि टीचर कोई छोटा जॉब है, लेकिन हमेशा दुनिया में जो सबसे बड़े जॉब है, सबसे ज्यादा सैलरी वाले, सबसे ज्यादा सम्मान वाले, या जिनके माध्यम से आप समाज की ज्यादा सेवा कर सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य बनाएं। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि उनको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ना ले पाए तो उनको कभी भी प्रताड़ित ना करें, उनको ये ना करें देखो तुम तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो छोटे लक्ष्य आसानी से मिल जाएंगे। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन एसएससी तो वो जब चाहे तब निकाल लेते हैं। वो आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, उनमें से बहुत सारे यूपीएससी के उस तरह के उतना लेवल के नहीं होते, लेकिन तैयारी करते करते इतना अभ्यास हो जाता है कि एसएससी में जो बहुत सारे जॉब हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। या और दूसरे जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के जो जॉब हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाएं। मैंने भी ऐसा करने की कोशिश की कि जब मेरा फेलोशिप मुझे मिलने, जब फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ उसी वक्त मिला, एक क्लरिकल जॉब में भी सिलेक्शन हो गया, मैं क्लर्क में मेरा पहली रैंक आ गई, सिलेक्शन हो गया, और उसी टाइम पे फेलोशिप मिल गई। तो उस ऑफिस में मैं गया, मैंने कहा कि क्या ये जॉब किसी और को मिल सकता है अगर मैं ना ज्वाइन करूं? तो उनको लगा कि शायद मेरा कोई दोस्त है उसको मैं जॉब देना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आगे और पढ़ना चाह रहा हूं। मैंने एमए कर लिया था, JRF हो गया सब कुछ, लेकिन मेरे मन में था बचपन से कि मैं पीएचडी करूंगा, और पीएचडी करने के लिए उसके बाद में और 5 साल चाहिए। गांव में जो दूसरे चाचा ताऊ थे उन्होंने कहा ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? हम तो ये मानते थे कि 15वीं तक की पढ़ाई होती है, बीए को मतलब 12वीं + 3 15 की 15वीं तक की पढ़ाई कर ली, पूरी पढ़ाई हो गई। उसके बाद भी तुमने 2 साल और पढ़ लिया, अब 5 साल के कौन से चक्कर में फंस रहे हो? तो लेकिन मुझे लगा कि देखो जीवन तो एक ही है, यही जीवन है, इसमें जो कुछ करना है इसी में करना है, कोई दूसरा जन्म पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता। तो अब मुझे पीएचडी करना है तो इसी जन्म में करना है, तो उसके लिए तो मुझे जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। तो मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की, एक रिस्क था। बहुत सारे लोगों ने कहा सरकारी नौकरी मिली है, पता चला आगे नौकरियां ही खत्म हो जाए, कभी नौकरी ना मिले तुम्हें। मैंने कहा यार देखा जाएगा, लेकिन मुझे तो पीएचडी करनी है, और मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, और उसी विश्वविद्यालय में मुझे इस बार जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिला। अभी बहुत शानदार उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जनरल कैटेगरी में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना। उसमें मैंने 5 साल तक रिसर्च किया, और फिर मैंने भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय और फाइनली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाया। और बीच में मुझे आप देखिए कि जो आरक्षण है वो एक सीमा तक आपका साथ देगा। एक बात और इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस भी फील्ड में उसमें बहुत मेहनत और लगन से काम कीजिए, क्योंकि हम रिजर्वेशन से पढ़ करके आते हैं, या हमारी पहली जॉब रिजर्वेशन से होती है, तो हमेशा हमारी प्रतिभा पर, हमारी मेरिट पर लोग सवाल खड़े करते हैं। लोग कहते हैं देखो कोटे से आ गया है, आपके सामने नहीं कहेंगे, आपके पीठ पीछे कहेंगे। और हमेशा अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आपको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग करप्ट हैं, लेकिन आप देखते होंगे हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर कोई करप्शन के मामले में पकड़ा जाता है तो दैनिक भास्कर में या राजस्थान पत्रिका में बहुत मोटी मोटी हेडलाइन बनती है, उसका नाम छपता है, उसके गांव का नाम छपता है, और कितनी बदनामी उसकी की जाती है। तो आपकी मेरिट पर, आपकी प्रतिभा पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा। इसलिए हमेशा बहुत मेहनत के साथ काम करें, बहुत ईमानदारी के साथ काम करें। ठीक है, इस आरक्षण की वजह से, सामाजिक न्याय की वजह से हमको पढ़ने में मदद मिली, हमको जॉब में मदद मिली, लेकिन अल्टीमेटली आपकी पहचान,
या डिपार्टमेंट में आपका स्थान आपकी मेहनत से होगा। तो मुझे जो मदद मिली पढ़ने में या जॉब में, मैंने वो मेहनत करके मुकाम हासिल किया कि बाद में मैंने देश के बाहर अंकारा विश्वविद्यालय तुर्की में और तुरीन विश्वविद्यालय इटली में पढ़ाया और मुझे फिर से वहां पढ़ाने के लिए क्या बात है, क्या बात है। वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां तो अपनी प्रतिभा से चुने जाएंगे। तो बढ़ते बढ़ते काम करते करते बायोडाटा 35 पेज हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप सब लोगों का स्नेह है और जहां पर मुझे तुरीन विश्वविद्यालय में बुलाया गया, इटली में बुलाया गया, तो वो सिर्फ मेरे एक लेक्चर की वजह से। मैंने पुर्तगाल लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, वहां पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैं बोलने के लिए गया और वहां पर मेरा स्पीच सुन करके जो तुरीन यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आना चाहेंगे। मैंने कहा जरूर आऊंगा। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया उस लेक्चर को सुन करके। अब जाहिर सी बात है, आप विदेश में कोई लेक्चर दे रहे हैं तो ना तो हिंदी माध्यम में होगा वो, और ना ही वहां पे कोई आरक्षण होगा, ना कोई आपका दोस्त मित्र होगा, रिश्तेदार होगा जो आपकी मदद कर देगा। वहां पर आपकी मेहनत ही काम आएगी, आपकी ईमानदारी, आपकी लगन ही काम आएगी। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ काम करें तो निश्चित तौर पे आप दुनिया में कोई भी ऐसी सफलता नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। जब मैं हिंदी बैकग्राउंड का होकर के, मेरा तो विषय भी हिंदी है और माध्यम भी हिंदी रहा, लेकिन आज मुझे अंग्रेजी के चैनलों में बोलने के लिए बुलाया जाता है, मुझे उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। रिपब्लिक से फोन आया, आप सब लोग जानते होंगे, अर्नब गोस्वामी उसका मालिक है, उसका फोन आया वहां से कि आप हमारे शो में आने चाहेंगे। मैंने कहा आएंगे, कि देखिए इंग्लिश में होता है, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं। मैंने कोई बात नहीं, इंग्लिश में करेंगे, और इंग्लिश में जाना शुरू कर दिया। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जाहिर सी बात है, आप चाहे पढ़ाते हो या स्पीच देते हो, वो सब अंग्रेजी में होते हैं। और मैं तो चूंकि भाषा पढ़ाता हूँ, इसलिए भाषाओं के बारे में अच्छे से जानता हूँ। भाषाओं की तुलना करें तो अंग्रेजी हिंदी की तुलना में एक आसान भाषा है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। आपको एक विदेशी को समझाने में बहुत मुश्किल होती है कि बस तो आती है और ट्रक आता है, क्यों, कैसे समझाओगे आप, बहुत मुश्किल है। ऐसे हिंदी की जो ये जेंडर की व्यवस्था है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हिंदी में बहुत सारी जटिलताएं हैं, लेकिन अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर सिखाएं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हुए कि वो अपने गांव की भाषा कभी ना छोड़े। अपने बच्चों के साथ में हमेशा गांव की भाषा में बात करें, जिससे कि जब वो गांव जाएं, आपके बच्चे गांव जाते हैं तो अगर वो गांव की भाषा नहीं बोल पाएंगे तो आस पड़ोस के लोग, आपने देखा होगा, मजाक लेते होंगे, क्योंकि वो बहुत साफ सफाई पसंद होते हैं और गांव की भाषा बोलते नहीं, या तो वो हिंदी बोलते हैं या थोड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे दूसरे ग्रह से आए हैं। तो अपने बच्चों को, उनके बैकग्राउंड को कभी भूलने ना दे। उस बैकग्राउंड को, जो हमारी मजबूती है, उस बैकग्राउंड को हमेशा याद रखें। अपनी भाषा को हमेशा याद रखें। देखिए, भाषा याद रहेगी तो हमारे पुरख याद रहेंगे। हर भाषा के साथ में बहुत सारे पुरखों के अनुभव जुड़े हुए हैं। आप सोचिए कि मेरे माँ पिताजी गुजर गए तो मेरे साथ में उनके बहुत सारे अनुभव भी गुजर गए। अगर मेरे साथ में होते, उस भाषा में बात करके मैं बहुत सारे अनुभव, उनके जीवन के अनुभव पूछता। आज मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता कि जब मैं छोटा था तो मैं क्या क्या करता था। ये बात बताने के लिए कोई नहीं है। ऐसे हर भाषा में जो हमारे माँ बाप के अनुभव हैं, हमारे पुरखों के अनुभव हैं, ऐसे अनुभवों से मिलकर के हमारा पूरा एक ज्ञान संसार बनता है, एक नॉलेज सिस्टम बनता है। हर भाषा का एक नॉलेज सिस्टम है। आपको लग रहा होगा हमारी भी कोई भाषा है कि हम तो एक बोली बोलते हैं, कोई मार की बोली बोलता है, कोई जगरौटी की बोली बोलता है, लेकिन आपकी वो भाषा है और उसमें बहुत सारे अनुभव हैं। उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हिंदी या अंग्रेजी में आप नहीं कह सकते। मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, लेकिन उन बातों को मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता। हमारे गांव की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हिंदी अंग्रेजी में कहीं नहीं जा सकती। वो बातें आप अपने बच्चों को सिखाइए। आपको याद होगा, खेती की बहुत सारी शब्दावली है। वो शब्दावली जैसे जैसे हम खेती छोड़ते जा रहे हैं, वो शब्दावली भी गायब होती जा रही है। पहले जो हल चलता था, बैल होते थे, उसके साथ में कितने सारे औजार होते थे, उनकी एक पूरी शब्दावली थी। ट्रैक्टर ने आकर के उन सारी शब्दावलियों को गायब कर दिया। ऐसे बहुत सारे घर गृहस्थी की चीजें जो हम अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से जो सीखते थे, वो अपने बच्चों को भी सिखाएं। खासतौर पर अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी गीतों के बारे में, अपनी कथाओं के बारे में, जिससे कि वो उनको कोई हीनता बोध महसूस ना हो।
उनको पता चले कि उनका इतिहास कितना समृद्ध है। उनको दलितों के बारे में बताएं, उनको आदिवासियों के बारे में बताएं, अपने पुरखों के बारे में बताएं। पुरखों मतलब दादा दादी नाना नानी के बारे में तो बताना है ही है, लेकिन साथ साथ में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताएं। साथ में आप जयपाल सिंह के बारे में बताएं। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे, आजकल सोशल मीडिया से कोई भी बात बहुत जल्दी फैल जाती है। जैसे मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं शेयर करूंगा, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग शेयर करेंगे, बात फैल जाएगी। तो इसी तरह से हमारे एक पुरखे हैं जयपाल सिंह। आज क्रिकेट का मैच आप सब लोग देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है, लेकिन क्रिकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश में हॉकी है। हॉकी इस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा है, बहुत महत्वपूर्ण खेल है। हॉकी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हॉकी में भारत को पहली बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। ओलंपिक में स्वर्ण पदक पहली बार हॉकी में मिला। और किसकी वजह से मिला? वो एक आदिवासी की वजह से मिला, लेकिन हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। उस और बचपन में उनको एक ईसाई मिशनरी अपने साथ में इंग्लैंड लेके चले गए, वहां स्कूल में पढ़ाया, बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के दौरान उन्होंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया और हॉकी के इतने बड़े खिलाड़ी बन गए कि इंग्लैंड में वो हॉकी के बारे में कॉलम लिखने लगे और हॉकी के विश्वविख्यात खिलाड़ी बन गए। तो 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स होने वाले थे। उसमें भारत ने अपनी जो टीम भेजी वो इतनी हताश निराश टीम थी कि और उसको छोड़ने के लिए बंदरगाह पर सिर्फ 3 लोग पहुंचे। भारत की टीम जो ओलंपिक्स खेलने के लिए जा रही है उसको छोड़ने के लिए सिर्फ 3 लोग पहुंचे और इंग्लैंड में उसमें शामिल हो गए। एम्स्टर्डम के रास्ते में इंग्लैंड भी पड़ता है, वहां पे उसमें शामिल हो गए जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह इतने बड़े खिलाड़ी थे कि जयपाल सिंह को उस टीम की कप्तानी सौंप दी गई। आप क्रिकेट के कप्तानों को तो जानते हैं, लेकिन हॉकी के कप्तानों को नहीं जानते, और उस कप्तान को नहीं जानते जिसने भारत को इतना बड़ा गौरव दिलाया। उन 1928 के ओलंपिक्स में जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारत की टीम ने 2 कारनामे किए। एक तो गोल्ड मेडल तो जीता ही, लेकिन वो टीम पूरी तरह से अजेय रही। यानी उस टीम ने किसी भी दूसरी टीम से कोई हार नहीं की, वो हमेशा हर मैच जीती, कोई मैच नहीं हारी, और दूसरी किसी टीम से अपने ऊपर एक भी गोल भी नहीं होने दिया। जो हॉकी देखते हैं वो जानते हैं कि वो उसमें गोल के माध्यम से जीतते हैं। तो आपको एक चमत्कारिक लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ाई करने के चक्कर में ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद में आप गूगल करके देखिए, चैट जीपीटी पे देखिए और देखिए कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ। तो आप पाएंगे वास्तव में ऐसा हुआ कि भारत की टीम न केवल अजेय रही, यानी किसी से न केवल हारी नहीं, बल्कि अपने ऊपर एक भी गोल नहीं होने दिया। उसी टीम के सदस्य मेजर ध्यानचंद थे, जिनको आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह, जिन्होंने भारत को ये गौरव दिलाया। ऐसे जयपाल सिंह जैसे बहुत सारे हमारे पुरखे हैं। उन पुरखों के बारे में आप आने वाली पीढ़ियों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि देखो झारखंड के गांव का एक बच्चा निकल करके और भारत की ओलंपिक टीम का कप्तान बना, जिसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ, और जिसने भारत में वापस लौट करके अपने समाज के लिए आदिवासी महासभा का गठन किया और जो भारत की संविधान सभा का सदस्य बना, वो जयपाल सिंह। ये एक शख्स है, ऐसे हमारे बहुत सारे शख्स हैं। बिरसा मुंडा का नाम आप जानते होंगे, कप्तान छुट्टन लाल का आप जानते होंगे। आप कई लोग सवाल पूछते हैं कि मीणाओं को आरक्षण कैसे मिला, और एक बार तो रवीश कुमार ने भी अपने ब्लॉग पे लिख दिया, जब गुर्जरों का आंदोलन चल रहा था, आप जानते होंगे 2008 के आसपास गुर्जरों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमको भी एसटी में शामिल करिए, हम भी तो मीणाओं के जैसे हैं, तो हमको भी शामिल कीजिए, हमको भी रिजर्वेशन चाहिए, एसटी में ओबीसी नहीं रहना हमको। तो उस दौरान रिपोर्टिंग के लिए आए रवीश कुमार, आप सब जानते होंगे, एनडीटीवी के बड़े पत्रकार हैं, आप यूट्यूब पे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिख दिया किसी से सुन करके कि मीणाओं को आरक्षण इसलिए मिला है कि भील और मीणा में कॉमा लग गया। आप सोचिए कि इतने बड़े पत्रकार ने इतनी बड़ी गलती की। ये एकदम फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है, एकदम झूठ बात है। मीणाओं को आरक्षण इसलिए नहीं मिला कि वो कोई कॉमा लग गया, बल्कि मीणा एक आदिम समुदाय है। 1871 से लेकर 1931 तक की सभी जनगणनाओं में मीणाओं को एक आदिम समूह के रूप में चिन्हित किया गया,
और कर्नल टॉड ने जो राजपूताना का इतिहास लिखा उसमें भी लिखा कि मीणा एक आदिम समूह है। आदिम समूह मतलब जो इस देश के सबसे पुराने निवासी है, यानी जो आदिवासी है, उस रूप में मीणाओं को हमेशा से चिन्हित किया गया। लेकिन कैसे भ्रम फैलाए जाते हैं? तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं या इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को सही बात नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जागरूकता फैलाएं और अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे नाच गाना भी होता है और कई जगहों पे सिर्फ नाच गाना ही होता है, लेकिन दोनों चीजें होनी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों में विचारों के लिए भी जगह हो और साथ में नाचने गाने के लिए भी जगह हो, क्योंकि नाचना गाना हमारी पहचान है, आदिवासियत की पहचान है। हर व्यक्ति को नाचना गाना चाहिए। निश्चित तौर पर उससे हमारी विशिष्ट संस्कृति संरक्षित होती है। हम अपनी संस्कृति को बचा पाते हैं, दूसरे को बता पाते हैं। आप सोचिए, आपके पास में ये भाषा, ये पोशाक, जो पीली लुगड़ी और ये सब अगर नहीं बचेगा तो दूसरे लोग कहेंगे भाई तुम कहाँ से आदिवासी हो गए। तो इसलिए सब चीजों को बचाने की जरूरत है और नई पीढ़ी को हर बात बताने की जरूरत है। लेकिन साथ में नई पीढ़ी को हमको कौशल विकास करना है उसके अंदर। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप नई भाषा सीख सकते हैं, कोई कौशल सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एनिमेशन करें, आपका बच्चा एनिमेशन करे, और गृहिणियों के लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि गृहिणियां जो स्कूल नहीं जा पाई या जिनको जल्दी में स्कूल छोड़ना पड़ा या जो जॉब नहीं कर रही हैं और खाली हैं पूरे दिन, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से बहुत कुछ सीख सकती है। भारत सरकार का स्वयं पोर्टल है, बहुत सारे कौशल विकास के कोर्स वहां पर है, या कुछ पेड कोर्स है जहाँ थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, वहां पे अच्छी चीजें सिखाई जाती है। आप नई से नई चीज सीख सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं, और जो गृहिणियां सीखेंगी वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगी। एक बच्चे को जितनी ज्यादा भाषाएं आए उतना अच्छा है, उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आजकल भारत में देख रहा हूँ तृतीय भाषा के तौर पे, झांसी का मुझे पता नहीं है, राजस्थान में तो सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है। तृतीय भाषा के तौर पर कुछ जगहों पे विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती है। विदेशी भाषाओं में बहुत सारे जॉब है। आपका बच्चा अगर बाहर पढ़ने जाना चाहता है, आपका बच्चा फ्रांस पढ़ने जाना चाहता है, तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि उसको फ्रेंच आनी चाहिए। आपका बच्चा इटली पढ़ने जाना चाहता है तो उसको इटालियन की अपेक्षा होगी। आपका बच्चा जर्मनी पढ़ने जाना चाहता है तो उससे जर्मन की अपेक्षा होगी। तो अपने बच्चों को अधिक से अधिक भाषाएं सिखाएं, अंग्रेजी के साथ एक और विदेशी भाषा कम से कम सिखानी चाहिए, जिससे चाहे वो साइंस पढ़े या ह्यूमैनिटीज पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन वो अगर एक और भाषा जान रहा होगा तो इस वैश्विक दुनिया में वो अपने आप को अच्छी तरह स्थापित कर पाएगा और उसके अंदर एक कौशल विकसित होगा, तो वो सरकारी नौकरियों पे आश्रित नहीं रहेगा, और सरकारी नौकरियों पे आश्रित नहीं रहेगा तो उस निराशा में नहीं डूबेगा। क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे 10-10 साल तैयारी करके, दिल्ली में एक जगह मुखर्जी नगर, वहां पे लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए आते हैं, लेकिन 10 साल में भी उनको सफलता नहीं मिलती, तो फाइनली गांव वापस लौटना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो किसी तरह से सफल नहीं हो पाते, अगर उनके अंदर कौशल विकास होगा तो वो जो हीनता से ग्रसित हो जाते हैं, सपना लेकर गए थे आईएएस बनेंगे लेकिन एक चपरासी भी नहीं बन पाए, तो निश्चित तौर पे एक हीनता बोध आएगा कि यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत निराश हो जाएंगे, खेती के काबिल रहे नहीं, खेती कर नहीं सकते अब। तो उनके अंदर अगर कोई स्किल होगी तो निश्चित तौर पे वो जीवन में कुछ ना कुछ कर लेंगे और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो 10 साल की उनकी पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाएगी। इसलिए बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को, उनके अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश करें, और समाज में जो बुराइयां आ गई हैं उनको हम सबको मिलकर के मिटाना है, चाहे वो दहेज की बुराई है या नशे की बुराई है। एक और आखिरी बात कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास भी हमारे अंदर आ गए। आप सोचिए कि आज से 50 साल पहले हमारे पुरखे हमारी तुलना में कम अंधविश्वास में थे। एक तरफ हम पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ धार्मिक अंधविश्वासों की गिरफ्त में जा रहे हैं। हमारी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? हमारे दादा को आप सोचिए कि दादा के जमाने में अगर उनको कोई जमीन का टुकड़ा लेना होता था तो क्या वो पंडित जी को बुला के पूजा करते थे? नहीं करते थे। क्या मुहूर्त निकलवाते थे? नहीं करते थे। जो उनके बच्चे का जन्म होता था, मेरे जन्म के बारे में बताऊं कि मेरी तो जन्म की तारीख ही नहीं पता हमारे घर वालों को। बोलते हैं सावन का महीना था, बाजरा बोने जा रहे थे, शायद दोस्त थी। अब इससे क्या अनुमान लगाओगे आप? कुछ अनुमान लगा लो। फिर आप कहेंगे डेट ऑफ बर्थ कैसे डिसाइड हुई? भाई जन्मदिन कैसे मनाते हो? पहली बात तो मैं जन्मदिन मनाता ही नहीं हूँ, पर डेट ऑफ बर्थ ये कि पिताजी एडमिशन कराने गए
मार साहब ने पूछा अच्छा कितने साल का हो गया छोरा, 5 साल का हो गया। तो जिस दिन एडमिशन कराने गए वो जुलाई में बर्थडे भी बन गया। लो ज्यादातर लोगों का जुलाई में ऐसी तरह से जन्मदिन है पहले के लोगों का। तो अब मेरे पिताजी को ना मेरी कोई जन्म पत्री बनवाने की जरूरत पड़ी, ना कोई कुंडली बनवाने की जरूरत पड़ी, और उनके बिना आज तक मेरा कोई काम भी नहीं रुका। यूरोप तक घूम के आ गया और दुनिया भर में पढ़ा के आ गया, हर जगह भाषण दे लेता हूँ, लेकिन कभी उन जन्म पत्री और जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप सोचते हैं कि हम पढ़ गए, हमको तो बनवानी चाहिए। अरे क्या जरूरत है ऐसे ढकोसले में पढ़ने की, उससे कुछ नहीं होता। उससे आपके बच्चे का भविष्य कुछ निर्धारित नहीं होता। आपके बच्चे का भविष्य एक वैज्ञानिक ढंग से आप बनाइए। आप जो बात बात पे मुहूर्त निकलवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और बहुत सारे ढकोसलों में फंसते जा रहे हैं, ऐसे धार्मिक अंधविश्वासों से बचिए। आप देखिए कि अगर आप कोई 80 बरस की महिला से 90 बरस की महिला जीवित है, उनसे पूछिए कि क्या आप करवा चौथ के बारे में जानती है वो दादी, तो वो कहेंगे हम तो नहीं जानते, ये आजकल की लड़कियां पता नहीं क्या करती है बहुएं। तो ये कहां से ले आए आप करवा चौथ? इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, एकदम फर्जी है, बकवास है। इस तरह से कोई आयु बढ़ती है क्या? इससे कोई आयु नहीं बढ़ती, मैं गारंटी से लिखकर कह सकता हूं। आप दुनिया में जहां पर सबसे ज्यादा आयु के लोग हैं, जहां पर औसत आयु 100 साल से अधिक है, हमारे यहाँ औसत आयु 70 बरस के आसपास है। भारत में पूरे भारत की महिलाएं करवा चौथ कर रही है, लेकिन 70 वर्ष से बेहतर नहीं कर पा रही, वो कुछ नहीं हो पा रहा उससे। और जिन देशों में 100 साल, ऑस्ट्रेलिया में कई जगहों पर, इटली में कई जगहों पर, दक्षिणी अमेरिका में कई जगहों पर 100 वर्ष के आसपास औसत आयु है, और वहां पे कोई करवा चौथ का नाम भी नहीं जानता। इस लकोसले में ना पड़े। आपस में एक दूसरे से अगर प्रेम प्रकट करना है, बहुत सारे तरीके हैं, दूसरे से प्रेम प्रकट करिए। छुट्टी वाले दिन घूमने जाइए, साथ में वक्त बिताइए। जो मोबाइल पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप को और जो रील देखने का टाइम है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। पति पत्नी साथ में बैठ करके थोड़ी बात कीजिए, उससे आयु बढ़ेगी। उसके साथ में खड़े होइए। मान लीजिए वो अपने माँ बाप के साथ करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो माँ बाप के लिए थोड़ा करने दीजिए, कोई बात नहीं। आपके सास ससुर है, वो भी माँ बाप समान है। या आप अपने माँ बाप के लिए कुछ चाहते हैं, उसके लिए पति सहयोग करे, तो आपस में सहयोग से आयु बढ़ेगी। करवा चौथ का व्रत करने से बिल्कुल आयु नहीं बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो धार्मिक अंधविश्वास हमने अपने जीवन में अपना लिए हैं। उन अंधविश्वासों को हमको छोड़ना चाहिए। अगर हम उन अंधविश्वासों को, मैं देखता हूं कि वो अंधविश्वास कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, लड़की बड़ी हो रही है, शादी की उम्र हो गई है, अब उसको सिखाना शुरू कर दिया, बेटी ये करना है, इसका व्रत करना है, इसका त्योहार मनाना है, ये करना है। उससे भी पेट नहीं भरा, उसकी शादी हो गई, पति थोड़े वैज्ञानिक सोच का है, लेकिन फोन करके अच्छा आज तो ये त्योहार है, आज इसकी पूजा होगी, तुमने करी कि नहीं करी? अरे कर लेंगे वो अपने आप क्यों बता रही हो? आपके फोन करने से वहां पे लड़ाई हो जाती है, इसलिए वो फोन मत करिए। उनको अपने आप डिसाइड करने दीजिए। वो पढ़े लिखे हैं, अपना भविष्य, और वो अपने अगर कहीं जॉब करते हैं, इतनी जगह से पढ़ाई किए, घर से बाहर रह रहे हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं। उनको ऐसी कोई सीख देनी हो जिससे मेल जोल से रह सकते हैं, वो सीख दीजिए। लेकिन अंधविश्वासों का प्रचार प्रसार मत करिए बच्चों के अंदर, क्योंकि इससे हमारे समाज में हमारी मौलिकता नष्ट होती है और हम पिछड़ते हैं। हम किसी का अगर अनुसरण करेंगे, किसी की नकल करेंगे, तो हमेशा उससे पीछे रहेंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो जिनकी नकल करते हुए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उन लोगों ने ये छोड़ दिया। आज देखें, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए या कोई व्रत त्योहार को देख लीजिए, दान की पेटी में आप सीसीटीवी कैमरा को देखिए उठा करके, मेहंदीपुर बालाजी का हो या कोई और जो आपके देवी देवता का हो, उसमें दान दक्षिणा करने वाले लोग कौन है, तिलक दंडो देने वाले लोग कौन है, व्रत करने वाले लोग कौन है, पूजा पाठ में दान वो जो चढ़ाने वाले लोग कौन है, वो सब SC ST OBC के लोग हैं। जिनके कहने पे आपने करना शुरू किया, वो सब लोग छोड़ चुके। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई मंदिरों में, 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी है, उसमें एक भी ऊंची जाति का नहीं है, सब SC ST OBC के लोग भरे पड़े। आपको इस काम में लगा दिया, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं IIM में, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं विदेश में। आप अपने बच्चे से कह रहे हो कि यहाँ से दंडवत वहां तक करके चलोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। कैसे पास हो जाओगे भाई? तो इसलिए अपने बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा दीजिए, इन अंधविश्वासों से बचाइए। यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो अंधविश्वास है और संस्कृति है, उसमें बहुत मामूली फर्क है। उस फर्क को आप समझिए। जो हम अपने 3-4 पीढ़ी पहले जाकर के सोचे कि हमारे दादे, हमारे परदादा क्या करते थे, हमारी परदादी क्या करती थी, वो हमारी जिस भाषा को बोलती थी, जिन
गीतों पे नृत्य करती थी, जो गीत गाती थी, वो सारी बातें हमारी संस्कृति है। जो हमने दूसरों से सीखा, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वो सब कुछ अंधविश्वास है। उस अंधविश्वास को छोड़िए और संस्कृति को अपनाए रखिए। संस्कृति बहुत जरूरी है, दोनों में फर्क करके चलिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और जो इस तरह के कार्यक्रम में हम फैसला लेते हैं, जैसे जिन बातों में आपने ताली बजाई, या जो बात आपको अच्छी लगी, या जो महापंचायतों में फैसले हो रहे हैं, उन बातों पर अमल करने की आवश्यकता है। ताली बजा के चले गए और कल से कर वही रहे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। मैं दिल्ली से अपने बच्चों को छोड़ करके आ रहा हूँ, सुबह जाकर के क्लास लेनी है, बहुत सारे काम करने हैं, और मैं आपके बीच में आकर के 1 घंटे से बोल रहा हूँ। इसका क्या फायदा हुआ? अगर आपको कोई भी बात, अगर मेरी बात से असहमत है, तो अभी भी यहाँ आकर के व्यक्त करिए अपनी असहमति, या मुझसे आप फेसबुक से, ईमेल से, व्हाट्सएप से फोन करके अपनी असहमति व्यक्त करिए कि मैं भी आपकी बात को सुनूंगा और खुद को सुधारूंगा अगर मेरे अंदर कोई गलती है। लेकिन अगर इतने लोगों ने मिलकर के इतना चंदा इकट्ठा करके इतना बड़ा कार्यक्रम किया है महीने भर की तैयारी से, तो इस कार्यक्रम का मान तभी रहेगा जब यहाँ से कुछ बातें लेकर के जाएं। कम से कम दहेज अगर आपके परिवार में कोई भी ले दे रहा है, उसके साथ खड़े ना हो, उसके खिलाफ खड़े रहना हो। और जिन बेटियों को शादी करने में दिक्कत आ रही है दहेज की वजह से, आप कहेंगे कि भैया ठीक है, हमने बेटा की शादी में नहीं लिया दहेज, लेकिन हमारी बेटी से तो कोई शादी करने को तैयार नहीं है, उनके लिए रास्ते तलाशिए। हम इतने बड़ा समाज है हमारा, उनको इस तरह से अकेले ना छोड़े, उनको भी अच्छे रिश्ते दिलाने में मदद करिए। और जब आप ये पहल शुरू करेंगे, अगर आप पहल शुरू करेंगे, आप अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी बेटी को भी अच्छा साथी मिलेगा, बिना दहेज का वर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस तरह से जो जो चीज हम छोटी छोटी चीज बदल सकते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों की उपयोगिता यही है कि छोटे छोटे बदलाव करें और आपस में इसी तरह से एकजुट होकर के रहें। और ये हमारे समाज की खूबी है। हमारे नेता चाहे लड़ते रहें, लेकिन हमारा समाज एक साथ बैठता है, एक साथ कार्यक्रम करता है, एक साथ नृत्य करता है, एक साथ गाने गाता है और एक साथ समाज के बारे में सोचता है। ऐसे समाज को मैं नमन करता हूं। आपने मुझे बुलाया, धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि अतिथि भगवान होता है। मैंने उस भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आज अतिथि के रूप में इस भगवान को जरूर देख लिया। एक बार जोरदार तालियां ऐसे महान प्रख्यात विद्वान के लिए। जो ज्ञान लेने के लिए, अर्जित करने के लिए लोग देश विदेश में